नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दुनिया की तमाम ताजा खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 12 बजे की कुछ खास अहम सुर्खियों पर। कल हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 की काउंटिंग से पहले निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में थोड़ी देर बाद कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने किए व्यापक इंतजाम। कन्याकुमारी में साधना से निकले नए संकल्प। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र, कहा अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीटों के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान जारी। दोनों केंद्रों पर 1 जून को हुआ था मतदान। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने की थी पुनर्मतदान की मांग। लोकसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के अनुमानों से झूमा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी के बने नए रिकॉर्ड। रुपए भी डॉलर के मुकाबले हुआ मजबूत। बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली में गहराता जा रहा है जल संकट। आरोपों से घिरी दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत पहुंची। हरियाणा को पानी जारी करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। भीषण गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। और खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन में दिखेगा भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। पुरुष युगल के तीसरे दौर में श्रीराम बालाजी और मिगेल एंजल की जोड़ी का सामना भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी के साथ। और मुख्य खबरों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां चुनाव आयोग आज अब से कुछ ही देर में एक प्रेस वार्ता करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल यानी कि 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें 4 जून पर टिक गई हैं। आज होने वाली प्रेस वार्ता से एक दिन पहले यानी कि बीते कल 2 जून को भाजपा और इंडी गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भाजपा ने मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। वहीं इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने पोस्टल बैलेट की गिनती के मुद्दे पर बात की थी। और अब बात कल आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल यानी कि मंगलवार को वोटों की गिनती की जाएगी और इसी के साथ लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले 8,360 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला भी सामने आ जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें से 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आ चुके हैं। बाकी 2 विधानसभा चुनावों की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को की जाएगी। देश के 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में आम चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 1 जून को अंतिम चरण के तहत किए गए मतदान के साथ ही आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और ऐसे में चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की, ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन में ज्यादा से ज्यादा मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में जुट गया। पर्यवेक्षकों और मतगणना दलों को परिपत्र बांटे जा चुके हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव के बाद तमाम एग्जिट पोल फिर एक बार मोदी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और इसी बीच चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन की जिनपिंग सरकार ने के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से चीन और भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने के लिए मतभेदों को दूर करने की बातचीत के माध्यम से कोशिश की जाएगी। वहीं अप्रैल में अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए चीन के साथ संबंध को महत्वपूर्ण बताया था। साथ ही चीन के अनुसंधान निदेशक कियान फेंग ने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मोदी भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस करेंगे। गौरतलब है कि देश में वास्तविक चुनावी परिदृश्य
मंगलवार को स्पष्ट हो जाएगा, जब भारतीय निर्वाचन आयोग आधिकारिक चुनाव परिणामों की घोषणा करेगा। और वहीं जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भारत के प्रशासन और भारतीय जनता को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जर्मन विदेश मंत्रालय ने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भारतीय लोगों को बधाई। हम भारत की नई सरकार के साथ काम करने और भारत के साथ अपने सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। इसके अलावा नाइजीरिया ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐतिहासिक चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर भारत को बधाई दी है। नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ मैताना दुगर ने एक्स पर पोस्ट कर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को बधाई दी। उन्होंने पोस्ट किया कि 44 दिनों तक चला यह ऐतिहासिक चुनाव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था। इसमें 1.4 बिलियन की आबादी में से 968 मिलियन से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने भाग लिया। नाइजीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अफ्रीका के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नाइजीरिया अपनी 4D विदेश नीति एजेंडे के तहत लोकतंत्र निभाने में भारत के साथ है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नतीजे इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा और यह पत्र प्रधानमंत्री ने 1 जून को कन्याकुमारी में 45 घंटे की अपनी साधना के पश्चात दिल्ली वापस लौटते हुए हवाई जहाज में लिखा था। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से संदेश दिया कि कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प निकले हैं। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून का पूरा हो गया। 24 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने। पीएम ने लिखा कि अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया। मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन भारत के सफल प्रयासों से तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी मिला। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने देश के गवर्नेंस मॉडल का भी जिक्र किया। पीएम ने लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। पीएम ने लिखा कि भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। भारत में सस्ता डाटा आज सूचना और सेवाओं तक गरीब की पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता का माध्यम बन रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने पत्र में G20 का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस पत्र में लिखा कि G20 की सफलता के बाद से विश्व भारत की भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार कर रहा है। आज भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। हमें स्पीड, स्किल, स्कोप और स्टैंडर्ड्स चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को प्रेरित करते हुए लिखा कि हम अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें। मैं देश की ऊर्जा को देखकर यह कह सकता हूं कि लक्ष्य अब दूर नहीं है। आइए तेज कदमों से चलें, मिलकर चलें, भारत को विकसित बनाएं। और वहीं बात अब पश्चिम बंगाल की, जहां बारासात और मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक एक मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। दरअसल आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहां नए सिरे से मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों ही केंद्रों पर 1 जून को मतदान हुआ था। कई दलों ने इन केंद्रों पर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए फिर से मतदान कराने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग यहां दोबारा से मतदान करा रहा है। और वहीं भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पश्चिम बंगाल की स्थिति पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया।
अमित मालवीय ने इस पोस्ट में लिखा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पुलिस राज्य बना दिया है। पूरे बंगाल से बीजेपी के मतगणना एजेंटों को डराने, धमकाने और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, लेकिन टीएमसी हमें रोक नहीं पाएगी। बंगाल के लोग बीजेपी के साथ हैं। और अब बात कर्नाटक की, जहां विधान परिषद की 17 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की 6 सीटों के लिए मतदान आज से शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में 11 सीटों पर 13 जून को मतदान होगा। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए कुल 78 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं भाजपा ने 4 और जेडीएस ने 2 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता व अन्य आरोपियों की राज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया था और के कविता और चनप्रीत सिंह के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था। नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका के माध्यम से 5 मई को ही परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा को फिर से करवाने की मांग की गई है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां जल संकट को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने कोर्ट से मांग की है कि वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो 1 महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराए। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, दिल्ली की जनता की नहीं। इसी के साथ मनोज तिवारी ने कहा कि इस चिलचिलाती गर्मी में दिल्लीवासी पानी के लिए तरस रहे हैं और दिल्ली की जनता केजरीवाल से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली का विलेन अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पानी के लिए तड़पाया दिल्ली को, जिन्होंने बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाया, जिन्होंने गरीबों को राशन कार्ड के लिए तड़पा दिया, और इसके बाद भी दिल्ली की जनता की चिंता नहीं, मेरे परिवार की चिंता करना। अरे दिल्ली भी एक परिवार है जिसने आपको अरविंद केजरीवाल जी वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया था। आपका डिपार्टमेंट है पानी, आपका डिपार्टमेंट है इसमें सीवर को ठीक करना, आपका डिपार्टमेंट है बुजुर्गों को पेंशन देना, आपका डिपार्टमेंट है राशन कार्ड देना। दिल्ली की जनता इतनी गुस्से में है कि वो नफरत करने लगी अरविंद केजरीवाल जी से। और वहीं देश भर में सोमवार से अमूल दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल टी स्पेशल दूध के दाम बढ़ाए गए हैं, तो वहीं मदर डेयरी ने भी दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। बढ़े हुए दामों को लेकर अमूल ने कहा कि दाम सिर्फ 3 से 4% की बढ़ोतरी है, जो फूड इन्फ्लेशन से भी काफी कम है। फरवरी 2023 से दाम नहीं बढ़े थे, इसलिए बढ़ोतरी जरूरी थी। और आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करते हैं, जहां मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और
ओडिशा में भी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का भी अनुमान व्यक्त किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गुवाहाटी समेत असम के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। बारिश के कारण असम के 13 जिलों में बाढ़ आ गई है। आपको बता दें कि जिससे गांव के कुल 564 गांव प्रभावित हो गए हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही असम में जहां तापमान में कमी दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। 1 जून को चक्रवात रेमल और भूस्खलन के बाद राज्य में लगातार बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। 28 मई से अब तक बाढ़ और बारिश से कुल 14 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग लापता हैं। राज्य में कोपिली, बराक और कुशियारा नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। असम और अन्य पड़ोसी राज्यों के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। बाढ़ से प्रभावित 13 जिलों में हैलाकांजी, करीमगंज, होजई, धेमाजी, कामरूप, डिब्रूगढ़, नागांव, मोरीगांव, कछार, दक्षिण सलमारा, कार्बी आंगलोंग पश्चिम, गोलाघाट और दिमा हसाओ भी इसमें शामिल है। इसमें नागांव सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद कछार है, जहां प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 1 लाख से अधिक है। 4,931 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गया। प्रशासन ने 275 राहत शिविर और वितरण केंद्र भी स्थापित किए हैं, जहां 39,000 से ज्यादा लोग शरण ले रहे हैं। बाढ़ के पानी से राज्य के कई जिलों में 103 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में चक्रवात रेमल के बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की राहत राशि देने की भी घोषणा की है। और वही बात मणिपुर की भी, जहां इन दिनों जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं सभी लोग। सभी प्रमुख नालों में कचरा भरा होने के कारण वो ठीक से काम नहीं कर रहे, जिससे अक्सर जल भराव की समस्या हो रही है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस जल भराव की समस्या को अपने संज्ञान में लेते हुए बाढ़ के पानी को निकालने और जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के प्रयासों को जारी रखा है। और वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाढ़ के पानी को निकालने और जलभराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के हमारे प्रयासों को जारी रखते हुए मणिपुर अग्निशमन सेवा टीमों ने उत्तरी एओसी इम्फाल में अवरोधों को हटाने और नागा नदी के प्रवाह को बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। और वहीं देश में मौसम के बदलते करवट के साथ दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। राज्य के डिंडीगुल, करूर जिलों में आंधी और बिजली के साथ भारी बारिश भी देखी गई। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ आए तूफान के कारण कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही ट्रिनिटी मेट्रो स्टेशन पर भी एक पेड़ के गिरने के कारण सेवाएं बाधित हो गई हैं। वहीं मणिपुर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के पानी से जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे घरों से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बाढ़ के पानी को निकालने और जलभराव वाले क्षेत्रों को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं साथ ही नागा नदी के प्रवाह को बहाल करने का काम भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की उम्मीदों के बीच भारतीय शेयर बाजार आज ऑल टाइम हाई पर खुले हैं। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 2622 अंकों की बढ़त के साथ 76,583 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 611 की बढ़त के साथ करीब 23,142 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ ही देर पहले सेंसेक्स 2,337 अंकों की बढ़त के साथ 76,299 के स्तर पर और निफ्टी 704 अंकों की बढ़त के साथ 23,234 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही अगर पिछले हफ्ते की हम बात करें तो पिछले हफ्ते कारोबार के आखिरी दिन सेंसेक्स 75.71 अंक की बढ़त के साथ
73,961 के स्तर पर और निफ्टी भी कई अंकों की बढ़त के साथ 22,530 स्तर पर बंद हुआ। सभी सूचकांक फायदे के साथ कारोबार करते नजर आए। सभी शेयर मुनाफे के साथ निवेशकों के लिए मुनाफा लेकर आए। वहीं जानकारों के मुताबिक देश में मोदी सरकार के तीसरे टर्म में आर्थिक सुधारों की दिशा में कुछ नए कदम दिखाई दे सकते हैं और अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। बाजार खुलते ही स्मॉल कैप इंडेक्स काफी रफ्तार से बढ़ा, सेंसेक्स से ज्यादा बढ़ा और उसका कारण भी यही है कि स्मॉल कैप्स का जो विस्तार हो रहा है और वहां पे जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल है लार्ज कैप की तुलना में। उसके अलावा जिस तरह का डाइवर्सिटी बाजार में दिख रहा है, जिस तरह से बाजार ब्रॉड बेस हुआ है, पिछले 10-12 साल से पीएसयू काफी स्ट्रगल कर रहे थे और वो काफी फोरफ्रंट पे आ पाए हैं और उनमें भी भारी सुधार देखा गया है, अर्निंग्स में मोमेंटम देखा गया है। तो मुझे लगता है कि अभी बाजार काफी विस्तृत हो सकता है और ये बाजार अभी बबल जोन में नहीं गया है। स्टॉक मार्केट इतना उछाल ले रही है, उसका कारण ही ये है, दुनिया में इस टाइम पे कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे पॉजिटिव्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो इसलिए ये मार्केट भी इसी रफ्तार पे मुझे लगता है आगे बढ़ती जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंस देती है, जैसे मार्केट बढ़ती है, एफडीआई आता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होना शुरू हो रहा है, तो एक किस्म का जो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है वो अपने आप में ही सेल्फ ड्राइविंग ग्रोथ को करता है। और वहीं यूपीआई की लोकप्रियता अब लोगों के बीच दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूपीआई से मई के महीने में 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि महज एक महीने के अंदर ही लोगों ने 14 अरब से ज्यादा लेन देन यूपीआई के माध्यम से किए हैं। इस दौरान अगर हर दिन की बात की जाए तो मई में यूपीआई से हर रोज औसतन 45.3 करोड़ लेन देन किए गए। रोजाना की औसत लेन देन रकम के आंकड़ों की बात की जाए तो ये 65,966 करोड़ रुपए रहा, यानी सालाना आपको बता दें कि कई वृद्धि हुई है। और आप वहीं साथ ही इसके अलावा अगर देखा जाए तो अप्रैल महीने में यूपीआई से 13.3 अरब ट्रांजैक्शन भी हुए थे। मार्च महीने में यूपीआई से कुल 13.44 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए। और अब बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां पर तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव उत्सव की धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर में वैकासी ब्रह्मोत्सव उत्सव के अवसर पर रथ यात्रा भी निकाली गई, जहां यात्रा में रथ खींचने के लिए भक्तों की उमड़ी हुई भीड़ भी देखने को मिली है और वहां की उस दौरान की ये खास तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यात्रा में रथ खींचने के लिए भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ी है। लद्दाख में 25वें कारगिल विजय दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड ने इसके लिए मानव पुस्तकालय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कारगिल युद्ध में लड़ने वाले जांबाज जवानों को सम्मानित कर कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया गया। समारोह की शुरुआत में सेवानिवृत्त कर्नल अभय ने तिरंगा फहराया और इसी के साथ वीर चक्र से सम्मानित जवान ने कारगिल युद्ध के दौरान मिली फतह के किस्से भी साझा किए। गौरतलब है कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैं ऑनर कैप्टन श्रीस्तोप्तन वीर चक्र, तो 25 साल के बाद हम फिर से यहाँ पर आया है और बुलाया गया है। 192 ब्रिगेड कमांडर साहब और 10 सीएसयू साहब और तमाम रैंक्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज से 25 साल पहले हमने इस इलाके में लड़ाई लड़ा गया है और फतेह हासिल किया था। हमको वीर चक्र और मेरा कंपनी कमांडर को महावीर चक्र से नवाजा गया और बाकी मेरे टीम को सेना मेडल वगैरह से नवाजा गया है। तो ये हमको आज यहाँ पर आने पर बहुत खुशी है। और आज विश्व साइकिल दिवस है। इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य दुनिया भर में साइकिलिंग के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और साइकिल चलाना पसंद करते हैं तो यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक भावना को बढ़ावा देना है।
केंद्र शासित प्रदेश दमन में युवाओं का ग्रुप नियमित साइकिलिंग करता है। दमन के समुद्र किनारे राम सेतु पर यह नज़ारा रोज सुबह देखने को मिल जाता है। इसके साथ वापी का एक ग्रुप प्रत्येक रविवार को 100 किलोमीटर से भी अधिक साइकिल चलाता है। विश्व साइकिल दिवस की मैं आपको और तमाम जो भी साइकिलिस्ट है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जो साइकिलिंग है तो सबसे फास्ट वेट लॉस का एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, प्लस बॉडी स्लिमिंग के लिए इससे ज़्यादा फायदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। સાયકલ દિવસની સર્વ સાયકલિસ્ટોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। 3 જૂન એ વર્લ્ડ સાયકલ ડે ઘોષિત કરવામાં આવ્યો છે યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા। એનું મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે સાયકલ એક એવું વાહન છે કે જે ખૂબ જ કિફાયતી છે અને ના સિર્ફ એ આપણું શારીરિક અને માનસિક સંતુલન જાળવી રાખે છે પરંતુ पर्यावरणને પણ સંતુલન બનાવી રાખવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે। सबसे यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ करिए। मतलब मैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमने भी जब शुरुआत की थी तब हमने 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर करके ही की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़े और अच्छा खासा ग्रुप बनाया। साइकिल एक अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आपको थोड़ा अच्छा माहौल स्प्रेड करने को मिलता है, घूमने मिलता है, थोड़ा नेचर से साथ आप एक्टिव रहते हो, थोड़ा पॉल्यूशन फ्री एक एक्टिविटी है, अच्छी एक्टिविटी है, हेल्थ भी उसमें अच्छी रहे मेंटेन रहती है। साइकिल का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ। जब से साइकिल बनी है तब से साइकिल की बिक्री हो रही है। बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद ही साइकिल सीखने का दौर शुरू हो जाता है। साइकिल जीवन में बहुत जरूरी है। बच्चा जब पैदा होता है 6 महीने के बाद उसको वॉकर की जरूरत पड़ती है। वॉकर के बाद राइडोन के बाद ट्राइसिकल के बाद बाइसिकल, और अगर उसको बाइक 4 व्हीलर भी चलाना है तो पहले संघर्ष साइकिल से ही करना पड़ेगा। साइकिल नेसेसरी है, फिटनेस के लिए भी, शरीर के लिए भी, हर तरह से साइकिल जरूरी है। साइकिल चलाने से पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। डॉक्टर भी साइकिल चलाने की सलाह देते हैं। एज अ डॉक्टर हम 30 मिनट पर डे साइकिलिंग का सजेशन करते हैं। मैं खुद भी जब भी मुझे मौका मिले मैं साइकिलिंग करता हूं और मैं बाकी सबको भी सजेशन करूंगा एटलीस्ट शुरुआत करें हफ्ते में एक दिन अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर छोड़ के साइकिल से ही ऑफिस जाए, साइकिल से ही घर लौटे। साइकिल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूएनओ की ओर से 2018 से 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। दमन से प्रदीप भावसार की रिपोर्ट, DT न्यूज। और वही मानसिक रोग कई लोगों को प्रभावित करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जिससे व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है। आइए समझते हैं कि क्या है इसके लक्षण और क्यों आवश्यक है स्किज़ोफ्रेनिया का सही उपचार करवाना। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार के तरीके को प्रभावित करता है। इसके कारण व्यक्ति को मतिभ्रम, भ्रम और अव्यवस्थित सोच व व्यवहार से संबंधित समस्याएं हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेजर मेंटल डिसऑर्डर है, यानी ये एक गंभीर मानसिक रोग है और लेकिन इसका निदान संभव है। स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं वो शक करना, वहम रहना, आवाज़ें सुनाई देना, कुछ आकृतियाँ, इमेजेस दिखाई देना जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, स्लीप के अंदर डिस्टर्बेंस होना, व्यवहार है वो अबनॉर्मल हो जाना और चिड़चिड़ापन रहना। यानी जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ब्रेन से संबंधित मनोविकार या इसको हम मानसिक रोग कह सकते हैं। और इसके अंदर जो लक्षण हैं वो बिहेवियर से संबंधित, मूवमेंट से संबंधित, इमोशंस और भावनाओं से संबंधित लक्षण होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से प्रभावित लोगों में अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण अपने आप उत्पन्न होते हैं और स्वयं ही चले जाते हैं। इसके अलावा पूरे जीवन काल में ये लक्षण 1 से 2 या 3 बार हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से प्रभावित व्यक्ति में भ्रम की स्थिति, ऐसी चीजें दिखना या सुनना जो वास्तविक नहीं है, सोचने, महसूस करने संबंधित समस्याएं होना, उसके व्यवहार में अचानक बदलाव, अव्यवस्थित भाषण और सोच, अव्यवस्थित व असामान्य मोटर व्यवहार और सामाजिक रूप से अलग रहना जैसे लक्षण हो सकते हैं। 90% केसेस के अंदर इलाज संभव है
अगर समय से हम इलाज शुरू कर दें और डॉक्टर के पास जो विशेषज्ञ हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास अगर समय से पहुंच जाएं, इसके जो आरंभिक लक्षणों को देख के ही हमें पहचान लेना चाहिए कि हाँ, ये कोई न कोई मानसिक रोग हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया होने पर व्यक्ति को आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है। इसके उपचार में दवाएं, थेरेपी और दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रबंधित करने की सहायता शामिल होती है। दवाइयाँ हम इसमें देते हैं, इसके अलावा हम उनकी साइकोथेरेपी भी करते हैं, लेकिन मुख्य जो इसका इलाज है वो दवाइयों के ऊपर आधारित है। दवाई लंबे समय तक चलती हैं। भारत सरकार की जो दिव्यांगजनों की सुविधाएं जो सरकार ने आरंभ की हैं, उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी भी शामिल है और इस बीमारी के अंदर जो संबंधित चिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट है वो विकलांग प्रमाण पत्र भी बना के देते हैं अगर वो विकलांगता की कैटेगरी में आता है तो उस विकलांग प्रमाण पत्र के बहुत सारे फायदे होते हैं और उसका बेनिफिट हर इंसान को, हर स्किज़ोफ्रेनिया की से ग्रसित बीमार को मिल सकता है, जो कि अगर 40% से बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% है, उससे ऊपर अगर वो सर्टिफिकेट बनता है तो। प्रारंभिक उपचार से गंभीर जटिलताओं से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, जिसके कारण दीर्घकालिक दृष्टिकोण बेहतर होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का सही उपचार करवाना आवश्यक है। स्किज़ोफ्रेनिया भूत प्रेत का प्रभाव नहीं बल्कि एक मानसिक रोग है। यदि इसके कोई भी लक्षण नजर आए तो आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ से परामर्श लें और इसका सही उपचार करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने नतीजों से पहले किए गए सर्वेक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है। और इसमें एक बात यह भी सामने आई कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के सामने देश का कोई नेता आसपास भी नहीं है। आखिर क्यों है वो जनता की पहली पसंद? ये बात चुनाव प्रचार के समय भी देखने को मिली थी और लोगों ने बेबाक होकर अपनी राय भी इस पर व्यक्त की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण का मुद्दा, भला इसका समर्थन कौन नहीं करेगा। पिछले 10 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ये उपलब्धि हासिल की है कि जन जन में राष्ट्र सेवा की भावना उमड़ पड़ी है। यही कारण है कि मौजूदा केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर व्यापक जन समर्थन हासिल है, जो चुनाव के अहम दौर में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हम उन्हीं के छत्र छाया में तो 10 साल देख रहे हैं मोदी जी के राज को हो गए। मोदी जी ने जो राष्ट्र निर्माण किया, आज तक कोई भी भारत का नेता ऐसा नहीं कर सका। लाल बहादुर शास्त्री के बाद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे हैं। भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने की हसरत हर देशवासी के दिल में है। इसके लिए उनका पूरा विश्वास अपने प्रधान सेवक पर है। यहाँ तक कि आधी आबादी भी अब मुखर होकर कह रही है कि मोदी हैं तो वे सुरक्षित हैं। विश्व गुरु किसने बनाया है भारत को? सिर्फ मोदी जी के काल में ही भारत विश्व गुरु बना है। पहले हम सब के आगे मतलब इतनी हमारी वो नहीं थी। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से औरतों को बहुत सम्मान मिला है। मोदी जी ने इतना अच्छा किया कि हर औरत मतलब सिर उठा के आज मतलब समाज में जी सकती है। बहुत ज्यादा हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, अब कोई डर नहीं है और सारी लड़कियां भी सुरक्षित हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं आखिरी पायदान पर खड़े। और इसी बीच